अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाजरीन, अफगान तालिबान हुकूमत के एक फ़ैसले ने न सिर्फ मगरब बल्कि इस्लामी मुल्कों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। फ़ैसला क्या है ये आप जानते हैं। 3 रोज़ कबल हमने इसी प्रोग्राम में नाजरीन को आगाह किया था कि अफगान तालिबान हुकूमत ने तमाम सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन तलबा की तालीम मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। 20 दिसंबर की रात को होने वाले इस फैसले के अगले ही रोज़ तालिबात पर आला तालीम के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। काबुल में तालिबात ने भरपूर एहतजाज के जरिए तालिबान को यह पैगाम दिया कि वो अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं। इस्लामी ताउन तंजीम, अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और कतर समेत दीगर मुल्कों ने अफगान तालिबान हुकूमत को ख़वातीन की आला तालीम पर आयद पाबंदी का फैसला वापस लेने पर जोर दिया है। और हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी दौरा अमेरिका के दौरान अफ़गानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी पर मायूसी का इजहार करते हुए पड़ोसी मुल्क की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गानिस्तान को पैगाम दिया कि अफ़गान सरहद का मामला बातचीत से हल करना चाहते हैं, लेकिन ये इसका वाहिद हल नहीं है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे अमेरिका के आखिरी रोज़ की मसरूफियात क्या रहीं और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने जो भी गुफ्तगू की है, ये सारी चीज़ें आज हमने एक रिपोर्ट के अंदर समोई हैं। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर डॉक्टर हामिद खान साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनसे उनका तज्ज़िया जानेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दौरा अमरीका के आखिरी रोज़ अहम मुलाकातें की। वाशिंगटन में अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी से मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी की ताउन को मजबूत करने का अहद किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के कौंसलर डेरिक शोले, सेनेटर बिल नेल्सन, ग्रेस नेल्सन, सेनेटर बेन रे, सेनेटर गैरी पीटर्स, सेनेटर शेला जैक्सन ली और कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन से अलग अलग मुलाकातें भी की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीकी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से बखूबी आगाह हैं। इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करना चाहिए। TTP के हवाले से हमें अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। उन्होंने कहा कि आसान तरीका अफगान अबूरी हुकूमत के साथ ताउन है। अगर अफगान तालिबान को शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में मदद की जरूरत हुई तो फराहम करेंगे। अफगान सरहद का मामला बातचीत से हल करना चाहते हैं, लेकिन ये वाहिद हल नहीं। We will be continuing our anti-terrorism efforts, and we hope and expect from our Afghan neighbours that they will fully cooperate with us. Pakistan is willing to cooperate and coordinate in any operation or any activity against them, but we do need to see results. Otherwise, not only between our two countries, but this is a general sticking point that is an issue of concern for the entire international community. No one wants that Afghanistan becomes a sort of a springboard for international terrorism. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से तालिबात के लिए आला तालीम के दरवाजे बंद करने के फैसले पर मायूसी का इजहार किया। इस्लामी ताउन तंजीम, अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, सऊदी अरब, कतर ने भी तालिबान हुकूमत के फैसले को मायूस कुन करार दिया है। सऊदी अरब और इस्लामी ताउन तंजीम ने तालिबान से काबुल में ख़वातीन की आला तालीम पर आयद पाबंदी का फैसला वापस लेने पर जोर दिया है। OIC ने भी अफगान ख़वातीन पर यूनिवर्सिटियों के दरवाजे बंद करने पर अफगान हुकूमत की मज़म्मत की है। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताह ने कहा कि अफगान हुकूमत के फैसले पर तशवीश है। अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकार का अहम किरदार अदा करने वाले मुल्क कतर ने अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपने फैसले पर नज़रसानी करें। डॉक्टर हामिद खान मौजूद हैं जी मेरे साथ, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा, आप ठीक हैं? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने मेरे शो के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सीधी बहुत साफ बात की है वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि पाक अफ़गान सरहद का जो मामला है वो बातचीत के ज़रिए हल हो जाए, पुरअमन तरीके से हल हो जाए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये वाज़े कर दिया है, बता दिया है कि क्योंकि ये मसला सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का नहीं है, इससे पूरी आलमी बरादरी का अमन जुड़ा है, इससे मुंसलिक है, इसलिए सिर्फ बातचीत हल नहीं है और ऑप्शंस भी हो सकते हैं। कैसे देखते हैं आप उनके इस वाज़ेह पैगाम को? देखिए आसमा, बात यह है कि पाकिस्तान ने जितनी अफगानिस्तान को मदद की है पिछले 20 साल में, बल्कि 40 साल में,
میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ہماری جو اکنامیکل آج کی سچویشن ہے اس میں بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ افغان صورتحال کی آتی ہے، اور پاکستان ہمیشہ افغانستان کی مدد کرتا رہا۔ پاکستان نے اگر باڑ لگائی ہے، اور چمن بارڈر ہو یا دوسرا بارڈر ہو ہمارا خیبر پختونخوا والا، تو پاکستان نے اس کو دونوں ملکوں کے لیے سیکیور کیا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر افغان فورسز اس طرح بارڈر کی وائلیشن کریں گی اور شہریوں پر، نہتے شہریوں پر اس طرح فائرنگ کریں گی، تو پاکستان کو بربلا بہت سارے اقدامات کریں گے، پاک کرنے پڑیں گے، پاک افواج اس کا بھرپور جواب دیں گی، تو دونوں طرف بہت جانی نقصان ہوگا۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں اور افغان حکومت جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ دکھائے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو افغانستان کے اندر ہمیشہ سے پرابلم چلتا ہے، آج پھر ایک بار وہی پرابلم ہے کہ کوئی بھی سینٹرلی کنٹرولڈ حکومت نہیں رہ گئی۔ پھر ایک بار کابل میں دوسری جگہ پر تو ہے، لیکن کئی جگہوں پر یہ بڑی واضح اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت سارے جو افغان گروپس یا قبائل ہیں وہ اپنے اپنے تئیں فیصلے کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر جو لوکل افغان فورسز ہیں، چاہے وہ تجارت کا بہانہ ہو، چاہے وہ بارڈر کراسنگ کا بہانہ ہو یا باڑ کا بہانہ ہو، اس کے تحت یہ ساری وائلیشن کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنے عوام، اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے، اور پاکستان کو اس کے لیے اگر دوست ممالک جیسے قطر یا دوسروں کو بھی ساتھ ملانا پڑا کہ افغان طالبان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی بارڈر وائلیشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کسی بھی حالت میں اس چیز کو آپ متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہمارا مغربی بارڈر بھی غیر محفوظ ہو، جبکہ ہمارا مشرقی بارڈر کے اوپر بھارت آلریڈی ہمیں دھمکیاں دیے جا رہا ہے، اور ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو لیکن یہ اچھی مغربی بات ہے کہ ہم نے جس طرح بھارت پر تو ہم نے واضح کر ہی رکھا ہے، آج ہم نے افغانستان کو بھی ایک بہت کلیئر میسج دے دیا ہے کہ ہم اس طرح کے دباؤ سے، پریشر سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ بات چیت نہیں ہوتی ہے تو ہمارے پاس اور بھی حل ہے، لیکن ہم اس جانب جانا نہیں چاہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج چونکہ آخری دن تھا یو ایس کی وزٹ کا، ہمارے وزیر خارجہ کا، تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ان کا جو دورہ رہا ہے اس پر اگر ہم اب گفتگو کر لیں۔ بہت ساری انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، بہت سارے اجلاسوں کی انہوں نے سربراہی کی ہے، صدارت کی ہے، افغانستان کے مسئلے پر گفتگو ہوئی ہے، کلائمیٹ چینج پر گفتگو ہوئی ہے، پاکستان کے مسائل کیا ہیں اس پر بات ہوئی ہے۔ کس طرح سے آپ اس دورے کو دیکھ رہے ہیں؟ کچھ ثمرات حاصل ہوں گے اس دورے سے پاکستان کو، ہوں گے تو کیا ثمرات ہوں گے سر؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دورے کا جو سب سے اہم اور پازیٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کو خصوصاً خطے میں یہ تاثر اب دوبارہ سے کیا ہے کہ پاکستان امریکہ کے اندر دنیا بہت زیادہ نہیں بلکہ تعلقات جو ہے وہ دوبارہ معمول اور نارمل کی طرف آئیں گے، اور پاکستان اتنے درینہ 70 سال سے امریکہ سے تعلقات ہیں، چاہے وہ اکنامیکل کوآپریشن ہو، چاہے وہ کولڈ وار کا کوآپریشن ہو، چاہے وہ افغان وار کا کوآپریشن، 9/11 کے بعد کا کوآپریشن ہو۔ پاکستان نے تو ہمیشہ امریکہ کا حمایتی اور دوست بن کر اس خطے میں کام کیا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دورہ بہت اہم تھا، اور اس دورے میں پاکستان کو کافی مقاصد تو ضرور حاصل ہوئے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو کا مطالبہ ہے پاکستان کو، اس کا کسی بھی صورت میں اب بہت پازیٹیو جواب نہیں دینا، بلکہ پاکستان کو برابری کی بنیاد پر تعلقات کو آگے بڑھانا ہے۔ پاکستان کو یہ امریکہ سمیت دنیا کو واضح پیغام دینا ہے کہ ہم دنیا کی تمام طاقتوں میں کسی ایک کا ساتھ نہیں دے سکتے، کسی ایک گروپ میں نہیں جائیں گے، چاہے وہ چائنا ہو، رشیا ہو یا امریکہ ہو، بلکہ ہم دنیا میں دوستی برابری کی بنیاد پر چاہتے ہیں، اور امریکہ ہمیں تجارت میں فیسیلیٹیٹ کرے۔ امریکہ ہماری جہاں IMF کے مذاکرات ہوتے ہیں یا دوسری نیگوسیشنز ہوتی ہیں، جس طرح FATF میں امریکہ نے پاکستان کو ہیلپ کیا ہے اور پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہوا، اسی طرح IMF سے مذاکرات میں بھی امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ دکھائے تاکہ پاکستان کے عوام کے اوپر IMF کی جو سخت جو شرائط ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جو پاکستان کے عوام پر دباؤ پڑتا ہے اس کو ہم مینج کر سکیں، وہ کم سے کم دباؤ پڑے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور امریکہ کے پاس بہت کچھ ہے اپنا پاکستان کے حق میں، پاکستان کے لیے اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، امریکی وزیر خارجہ نے یہ بیان بھی دیا کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے پاکستان نے اس کے لیے یقیناً بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، لیکن ابھی بھی امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اس جنگ میں، دہشت گردوں کے خلاف اس جنگ میں۔ اس بیان کو کس طرح سے دیکھا جائے؟ کیونکہ جس روز یہ بیان آیا تھا ظاہر ہے اس روز بھی اس نے ہیڈ لائنز میں جگہ بنائی تھی، اور یہ پاکستان امریکہ کی جانب سے ایسا بیان آنا پاکستان کے لیے سب بڑا اہم ہے۔ حامد صاحب دیکھیں اسما، بات یہ ہے کہ پاکستان کی قربانیوں کا کون اعتراف نہیں کرے گا؟ ہم نے 70,000 سے زیادہ ہمارے سویلین شہید ہوئے،
10,000 سے زائد ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے. 80,000 جانیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دنیا میں اور کسی قوم نے نہیں دی. ہم نے یہ امریکہ اور مغرب کی جنگ اپنے ملک اور اپنی سرحدوں کے اندر لڑی ہے. امریکہ کا یہ کرنا بنتا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اعتراف کرنا چاہیے تھا امریکی وزیر خارجہ کو. لیکن یہ خوشائن بات ہے کہ امریکہ دوبارہ یہ بات مان رہا ہے کہ پاکستان کی قربانیوں کے صلے میں دنیا کو امن ملا، اور ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ پاکستان یہ بات بتائے کہ اس امن کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو انڈیا اور دوسرے دشمن ممالک کی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے ابھی ٹی ٹی پی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور جو دوسرے معاملات پاکستان کے اندر جو بدامنی کی صورتحال ہے، اس کے پاکستان کو یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا کو بتائے کہ اس کے اندر کس کا ہاتھ. پاکستان نے بڑا واضح ڈوزیئر دیا حافظ سعید کے اٹیک کے حوالے سے، تو امریکہ کے لیے ضروری تھا کہ اس کے اوپر بھی کوئی بیان دیا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر ہماری معیشت کی ہم بات کر لیں، سیکیورٹی معاملات پر تو چلے ہم نے بات کی. حامد صاحب، ہماری معیشت کے لیے یہ دورہ کچھ بہتر ہوگا؟ کچھ ایسی چیزیں ہوئی اس میں؟ دیکھیں، اس وقت سب سے اہم معاملہ ہی یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے لیے اب لازم ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی سپورٹ دے. پاکستان کے لیے میں بار بار بات کرتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ بھی آسانیاں پیدا کرنے میں مدد کر سکتا ہے، چاہے وہ یورپی یونین کے حوالے سے امداد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پاکستان سے ایکسپورٹ بڑھانے اور ایکسپورٹ کے اوپر پاکستان کو ریلیف دینے کے حوالے سے ہو، ان معاملات کے اوپر کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان سے اگر تعلقات کو بہتری چاہتا ہے تو پاکستان کی معاشی حالت کے اندر پاکستان کی مدد کرے. پاکستان کو اللہ نہ کرے اگر پاکستان معاشی طور پر کسی مزید مشکل کا شکار ہوتا ہے تو خطے میں توازن بگڑتا ہے، اور اس خطے کا بگڑا ہوا توازن خود امریکہ کے لیے بھی نہ فائدہ مند ہے نہ دنیا کی باقی طاقتوں کے لیے فائدہ مند ہے. پاکستان خطے میں ایک بفر کا کام کر رہا ہے دنیا کے امن کے لیے. یہی پیغام پاکستان کی حکومت کی طرف سے جانا چاہیے، یہی پیغام جو ہے وہ دنیا کو سمجھنا چاہیے. پاکستان میں امن نہیں ہوگا تو دنیا میں امن نہیں ہوگا. بالکل جی، اور ظاہر ہے جب ہمارے پڑوس میں امن نہیں ہوگا تو پھر پاکستان کے لیے بھی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، جس طرح سے آپ نے دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کا ذکر کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر حامد خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار، اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے. جی اب پروگرام میں ہم کچھ آگے بڑھ رہے ہیں، بات کرنے جا رہے ہیں آج ہم خاص طور پر چین کی، جس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور روس کے ساتھ تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ناظرین، دو ممالک کی پہلے بات کر لیتے ہیں، چائنا کی اور آسٹریلیا کی. چین کے سفارتی تعلقات کے 50 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور اسی پر چین کے صدر نے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے سربراہان کو الگ الگ مبارکباد کے پیغامات بھجوائے ہیں. جبکہ اس تاریخی موقع پر اہم پیش رفت آسٹریلیا اور چین کے درمیان سامنے آئی ہے. اور ناظرین، گزشتہ 4 سال کی کشیدگی کے بعد آسٹریلوی وزیر خارجہ نے چین کا اہم دورہ کیا ہے. چینی ہم منصب سے طویل ملاقات میں تجارتی رکاوٹوں سمیت جو قومی اور علاقائی سلامتی کے معاملات ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. دونوں ممالک کے عوام کی بہتری کے لیے بات کی گئی ہے اور ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے سمیت کئی معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں. دوسری جانب روس کی یونائٹڈ پارٹی کے چیئرمین بھی ایک اہم دورے پر بیجنگ پہنچے. وہ چین کے صدر شی جن پنگ کی دعوت پر بیجنگ گئے ہیں، جہاں دونوں رہنماؤں میں ہونے والی اہم جو ملاقات ہے اس میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور جو آپسی رابطہ ہے اس کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے. یونائٹڈ پارٹی کے چیئرمین نے روس امن مذاکرات کے ذریعے بحران کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا بھی اظہار کیا ہے. لیکن ناظرین، یہ جو دورہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کیسے وقت میں کیا گیا ہے جب روس کی جانب سے چین کو گیس پہنچانے کے بڑے منصوبوں کی شروعات کر دی گئی، اور ایسے میں اس دورے کو دونوں ممالک کے مضبوط ہوتے تعلقات کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے. چین کے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ساتھ سفارتی تعلقات، آسٹریلوی وزیر خارجہ کے دورہ چین سمیت تمام تفصیلات پہلے ایک پیکج میں دیکھ لیجیے، ایک رپورٹ میں دیکھ لیجیے، پھر محمد ضمیر اسدی صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کر لیں گے. چین اور آسٹریلیا کے درمیان سفارتی تعلقات کے 50 سال مکمل ہونے کے موقع پر چینی صدر شی جن پنگ نے آسٹریلوی گورنر جنرل ڈیوڈ اور وزیر اعظم انتھونی البانیز کو مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں. اس موقع پر چینی صدر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد سے مختلف شعبوں میں عملی تعاون کے نتیجہ خیز نتائج برآمد ہوئے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے معاملات میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے. چینی صدر نے مزید کہا کہ چین اور آسٹریلیا دونوں ایشیا پیسیفک خطے کے اہم ملک ہیں اور ان کے مضبوط تعلقات دونوں ممالک کے بنیادی مفادات کے لیے اور ایشیا پیسیفک خطے میں امن، استحکام
और तरक्की को फरोग देने के लिए जरूरी हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज ने सिफारती ताल्लुकात की 50वीं सालगिरह के मौके पर ऑस्ट्रेलिया में मुकीम म्यूजियम ऑफ चाइना का दौरा किया और अपनी ट्वीट में मुस्तकबिल में ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। इस तारीखी मौके पर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने चीन का अहम दौरा भी किया है, जहां उनकी चीन के रियासी काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा वांग जी से 90 मिनट तवील मुलाकात हुई है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताया कि इन उमूर पर बातचीत की गई जो ऑस्ट्रेलियाई शहरियों और हुकूमत के लिए अहम हैं, जिनमें ख़ारजा पॉलिसी के मामलात, तिजारती रुकावटें खत्म करने, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती समेत चीन में 2 ऑस्ट्रेलियाई शहरियों की गिरफ्तारी भी ज़ेर गौर लाई गई। पेनी वोंग ने मजीद बताया कि दोनों ममालिक ने आला सतह की बातचीत को बरकरार रखने पर इत्तेफाक भी किया है। I did set out our positions on issues which I know are so important to Australians and are important to the government. Relevant consular matters, trade blockages, human rights, as well as regional security, international security, and the norms and global rules which underpin our prosperity. We have agreed to maintain high-level engagement, and we've agreed to further dialogue in a range of those areas. चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का कहना है कि पेनी वोंग का दौरा चीन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिफारती आलामिया पर दस्तखत की 50वीं सालगिरह की बाज़गश्त है, जो कि बहुत तारीखी अहमियत का हामिल है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक की कि मुस्तहकम चीन ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप को बरकरार रखना दोनों ममालिक के अवाम के बुनियादी मफादात में से हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चीन इस बात को सराहता है कि ऑस्ट्रेलिया की नई हुकूमत चीन के साथ दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर करने और डायलॉग को जारी रखने की कोशिशें कर रही है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात निहायत करीबी रहे हैं, लेकिन 2018 में ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से चीन की मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी के 5G नेटवर्क पर पाबंदी आयद करने के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई। 2020 में ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने चीन के साथ बेल्ट और रोड माहिदा भी खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के इक़दामात पर ऑस्ट्रेलियाई सामान की एक रेंज पर पाबंदियां आयद कर दी थी और आला सतह के राब्तों को रोक दिया था। रिपोर्ट में बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में रवां साल मई में एंथोनी अल्बानीज की हुकूमत आने के बाद से वो चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इन्हीं ताल्लुकात बेहतर होते ताल्लुकात पे बात करेंगे मोहम्मद ज़मीर असदी से। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ज़मीर साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि 4 साल अब से पिछले 4 साल जो हमने देखे दोनों ममालिक के दरमियान हमें कशीदगी दिखाई दी, ताल्लुकात में दूरियां बढ़ती दिखाई दी बहुत सारे मामलात में, लेकिन जब से नई हुकूमत आई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ। पहले तो ये बता दीजिएगा कि दोनों में से किस मुल्क के लिए ज़्यादा मफाद में है, किस मुल्क के ताल्लुकात बेहतर हों? ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा बेहतर है, चाइना के लिए ज़्यादा बेहतर है? अगर बेहतर है, जिसके लिए ज़्यादा बेहतर है क्यों है? जी बहुत शुक्रिया जी। अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जो हैं इंतहाई तारीखी अहमियत के हामिल हैं और गुज़िश्ता 50 सालों में दोनों ममालिक ने ये कोशिश की है कि इनके दरमियान चूँकि किसी किस्म का कोई बराह रास्त तनाज़ा भी मौजूद नहीं है, तो इन ताल्लुकात को बेहतर तरीके से और स्मूथ तरीके से जो है वो आगे की जानिब लेके जाया जाए। लेकिन थोड़ा सा इशू ये है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से चीन की तरफ कि ऑस्ट्रेलिया जो है इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका की ज़ेरे असर जो अमेरिका की पॉलिसियां हैं उनको आगे लेकर चलता है, उनको टो करता है, खासतौर पर चाइना की को कंटेन करने के हवाले से। तो इस वजह से दोनों ममालिक जो चीन और ऑस्ट्रेलिया है इनके माबैन जो ताल्लुकात हैं उनमें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाज़ा या कशीदगी वर्बल क्लैश जो है वो नजर आता है। अब चीन की तरफ से हमेशा से ये कोशिश की जाती रही है, ऑस्ट्रेलिया जो कि एशिया पैसिफिक का एक बड़ा मुल्क है, न्यूजीलैंड इनके साथ वाक़या है, दोनों ममालिक के माबैन तिजारत का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा रहा है, जिससे दोनों ममालिक की जो अवाम है उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में जो है इससे फ़ायदा हासिल किया है। तो चीन की ये कोशिश रही है कि ऑस्ट्रेलिया को कम अज़ कम इस बात पर कायल किया जा सके कि जो अमेरिका की चाइना के हवाले से एक खुसूसी एक माइंड सेट है, जो बाइस्ड एक माइंड सेट है, ऑस्ट्रेलिया को उससे दूर किया जाए और ऑस्ट्रेलिया को कन्विंस किया जाए कि वो चीन के हवाले से
अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंट बनाएं, उसको डिपेंड ना करें अमेरिका पर। तो दोनों ममालिक के जो अवाम हैं यकीनी तौर पर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इकोनॉमी के हवाले से, तिजारत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशनल एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, एनर्जी में सेक्टर में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है इन दोनों ममालिक के माबैन। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं दोनों अतराफ के अवाम। लेकिन गुज़िश्ता 3-4 सालों में एक गैप आया है, उस गैप को अब हल करने की कोशिश की जा रही है ताकि दोनों अतराफ के जो अवाम हैं वो अपने मुख्तलिफ शोबों में जो ताल्लुकात हैं, जो तारीखी अहमियत के इतना बड़ा तनाज़ा दोनों के दरमियान था नहीं है नहीं, तो ये ताल्लुकात बहुत आसानी से मज़ीद मजबूत हो सकते हैं, बेहतर तो होंगे, उसके बाद मज़ीद मजबूत भी हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ जी, जो गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह किया गया है, ऑनलाइन जो इफ्तिताह किया गया है, उस हवाले से है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरिया के रास्ते चीन को गैस की सप्लाई शुरू कर दी है। इस बारे में मैं पूछना चाह रही हूँ कि रूस की जानिब से यूरोप की बजाय मशरिक को जो गैस बरामद करने का सिलसिला है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना फ़ायदा होगा इससे, ख़ास तौर पर चाइना को? जी डेफिनेटली चीन जो है इस वक्त सबसे जो बड़ा जो है वो रेसिपिएंट कंट्री है और रशियन गैस का। खास तौर पर अगर हम यूक्रेन का जो तनाज़ा हमारे सामने मौजूद है उसके बाद देखें, अमेरिकन और यूरोपियन ममालिक की जानिब से रशिया की गैस के हवाले से उसकी जो खास तौर पर एक्सपोर्ट यूरोपियन ममालिक की जानिब है, गैस की जो तरसील है उस पर काफ़ी कर्तन लगाई गई। और अब जो है वो रशिया की जो पेट्रोल और गैस की जो प्राइसेस है उन पर भी एक कैप जो है वो बाउंड की गई है। तो अब चीन जो है वो वाहिद एक मार्केट है रशिया के लिए जो कि एक बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में दूसरे ममालिक की निस्बत गैस जो है वो रशिया से ले रहा है। और रशिया के लिए चीन इस वक्त जो है वो कहा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में कि ये एक सोने की चिड़िया जो है वो बन गई है, क्योंकि जो रशिया की जो गैस है वो उनके जो सेटल्ड रेट्स हैं रशिया के चीन के लिए उन्हीं रेट्स पर जा रही है। और रशिया को जो है एक बड़ी अर्निंग जो है इस गैस के जरिए हासिल हो रही है। तो ये एक अल्टरनेट रूट जो है वो डेवलप किया गया है ताकि चीन, क्योंकि अब मौसम इसमें सरमा में उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा गैस इनको जो है वो प्रोवाइड की जाए और अपने जो अर्निंग के सोर्सेज हैं खासतौर पर यूक्रेन वार के तनाजुर में उनको बेहतर बनाया जा सके। तो चीन इस वक्त एक जो है बेहतर बनाए जा रहे हैं यूक्रेन का बहरान खड़ा होने के बाद, ये जंग शुरू होने के बाद। ज़ाहिर है यूरोप से जब आप ताल्लुक़ तोड़ रहे हैं, चाइना से ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं, तो इसमें बेहतरी ही है, क्योंकि उधर तो अगर आप ताल्लुक़ ख़त्म करके ऐसे ही बैठ जाते, मैं रूस की बात कर रही हूँ, फिर तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम चाइना ने कहीं ना कहीं संभाल लिया है इस पाइपलाइन के इफ्तिताह होने के फ़ौरन बाद से ही। अच्छा, लेकिन मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि रूस की यूनाइटेड पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो भी दौरा कर रहे हैं चाइना का, सदर शी जिनपिंग की दावत पर वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये जो यूक्रेन का बहरान है, इस पर कहीं ना कहीं कुछ बात हो रही है यूक्रेन के मुद्दे को लेकर चाइना और रशिया के दरमियान? चाइना कुछ एफर्ट कर रहा है कि इसको ख़त्म कराया जा सके, इस जंग को रोका जा सके, मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल कराया जाए? क्या चाहता है चाइना? जी यकीनी तौर पर यूक्रेन का जो तनाज़ा है उसमें तमाम जो बड़े इलाकाई ममालिक हैं, जो बैनुल-अक़वामी बड़े ममालिक हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर, उन सब की अब ये कोशिश है कि यूक्रेन वार का जो मसला है उसको अब खुश उसलूबी के साथ तय किया जाए, क्योंकि अब कुछ ऐसे सिग्नल्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन का जो तनाज़ा है दूसरे जो यूरोपियन ममालिक है उनको अपनी लपेट में ले सकता है। ये जंग जो है वो फैल सकती है। और रशिया की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से, जो कि यूक्रेन को खुल के इस जंग में सपोर्ट कर रहे हैं, इस किस्म की बातें सामने आ रही हैं कि किसी भी किस्म का कोई न्यूक्लियर वॉर में भी ये जंग जो है बदल सकती है। तो यकीनी तौर पर अब चीन की ये कोशिश रही है जब से ये जंग शुरू हुई है कि इस मसले को खुश उसलूबी के साथ जो है वो हल किया जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो बड़े ममालिक हैं उन ममालिक की भी ये कोशिश रही है कि रशिया और यूक्रेन के माबैन जो है किसी बड़े मुल्क की सालिसी के साथ जो है वो मामला हल करवाए जाए। लेकिन फिलहाल एतमाद का बहुत ज्यादा फुकदान है और जब तक ये एतमाद का फुकदान हल नहीं होता तब तक जो है कोई कंक्रीट जो है, कोई सॉलिड चीज जो है, बातचीत इस जंग के खात्मा के हवाले से, सेटलमेंट के हवाले से सामने नहीं आ सकती। गो के चीन की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, यूक्रेन और रशिया के माबैन बातचीत भी चल रही है बैकडोर पर, लेकिन वो इस नहज पर अभी मौजूद नहीं है कि हम कह सकें कि आने वाले चंद दिनों या आने वाले चंद हफ्तों में इस जंग का खात्मा मुमकिन हो सके। ठीक है, आने वाले चंद दिनों या हफ्तों की बात आपको ये नहीं लग रही है? अगर ऐसा हो भी रहा होगा, कोई सालिसी का किरदार अदा कर भी रहा होगा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और वजह उसकी यही है कि एतमाद का फुकदान है।
दोनों पार्टीज ही की जानिब से। बहुत शुक्रिया ज़मीरा सदी, आप हमारे साथ मौजूद थे। माहिर हैं जी इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया और फिर ख़ास तौर पर रशिया के जो बढ़ते हुए अब ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, ख़ास तौर पर जो गैस पाइपलाइन का ऑनलाइन इफ्तिताह किया गया है इस मामले पर। अच्छा, यूक्रेन की भी मैं बात कर रही थी, तो यूक्रेन के हवाले से आप जानते हैं कल हमने आपको आगाह किया था कि वहाँ के जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फरवरी में होने वाले रूसी हमले के बाद पहली बार अमेरिका का मुख्तसर दौरा कर रहे हैं, जहाँ अमेरिकी सदर जो बाइडन से उन्होंने मुलाकात की और इसके अलावा कांग्रेस से खिताब भी किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेनी हम मनसब के अमेरिका पहुँचने पर न सिर्फ उन्हें साल की बेहतरीन शख्सियत करार दिया, बल्कि नाज़रीन उन्हें $1.85 की इजाफी इमदाद देने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का वादा भी। यूक्रेन सदर ने कांग्रेस से खिताब में 2023 को यूक्रेन की जंग में एक अहम मोड़ करार दिया। कहा कि अमेरिका का पैसा इमदाद नहीं है बल्कि जमहूरियत में सरमायाकारी है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के 10 निकाती अमन मंसूबे की हिमायत की, लेकिन ये वाजे नहीं किया नाज़रीन उन्होंने कि ये मंसूबा कौन सा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दौरा वाशिंगटन के दौरान मसरूफियात क्या रही हैं और क्या जिस मकसद को लेकर वो यहाँ पर पहुँचे थे वो पूरा हुआ है, क्योंकि $1.85 की इजाफी इमदाद दी गई है अमेरिका की जानिब से, बाइडन की जानिब से इसकी अनाउंसमेंट की गई है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? ज़ेलेंस्की यही उम्मीद लेकर यहाँ पर पहुँचे थे? ये सारी चीज़ें, सारे मामलात आपको एक रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में जंग के आगाज के बाद पहली बार अमेरिका का मुख्तसर दौरा किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने यूक्रेनी हम मनसब का व्हाइट हाउस पहुंचने पर इस्तकबाल किया। दोनों सदूर ने मुलाकात में यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर जो बाइडन ने तस्दीक की कि वाशिंगटन केव को पेट्रियट बैटरियां फराहम करेगा और यूक्रेन की अफवाज को उनके इस्तेमाल की तरबियत भी देगा। यूक्रेन को कभी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि हम यूक्रेन के लिए मुनसिफाना अमन चाहते हैं। I see no sign of there being any change. We all know what's at stake here. Our European partners all the more so. They fully understand it. So I don't see any reason to believe there'll be any lessening of support. And as we reach out to our NATO allies, our Secretary of Defense and our Secretary of State, we get continued support. Not only there, but also from around the world, from Japan and many other countries as well. So I feel very good about the solidarity of support for Ukraine. सदर ज़ेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी की बदौलत ही मैं वाशिंगटन में हूँ। जंग अभी खत्म नहीं हुई और यूक्रेन के लिए मुसलसल अमरीकी हिमायत काबिले तारीफ है। इस मौके पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो बाइडन और अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अमन के नाम पर अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का सौदा नहीं करेंगे। यूक्रेनी सदर ने अमरीकी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया, जिसमें उन्होंने वाजे किया कि हर तरह की तबाही और तारीकी के बावजूद यूक्रेन कभी नहीं झुकेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 10 नकाती अमन मंसूबे की हिमायत की। यूक्रेन के सदर ने अमरीकी कांग्रेस से ऐसे वक्त खिताब किया जब अमरीकी कानून साज $1.7 ट्रिलियन के एक बजट पर बहस कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन $45 बिलियन की रकम यूक्रेन में फौजी और इंसानी इमदाद के लिए देने की तजवीज है। सदर ज़ेलेंस्की दौरे अमरीका से वापसी पर पोलैंड के सदर से भी मिले। दोनों सदूर ने स्ट्रेटेजिक ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। खबर एजेंसी के मुताबिक पेट्रियट अमरीका के जदीद तरीन दिफाई फिजाई निजामों में से एक है। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम दरअसल एक ऐसा दिफाई निजाम है जो जमीन से फजा में मार करने की सलाहियत रखता है। ये अमरीका की रेथॉन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन का तैयार करता है। इस निजाम को अमरीका मुसल्लह अफवाज के पास मौजूद जदीद तरीन और मुअस्सर तरीन फिजाई दिफाई निजाम करार दिया जाता है। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम पहली मर्तबा 1991 की खलीजी जंग में इस्तेमाल किया गया था, जब इस निजाम की बैटरियां सऊदी अरब, कुवैत और इसराइल के दिफा के लिए इस्तेमाल की गई थीं। बाद में यही मिसाइल सिस्टम 2003 में इराक में अमरीकी फौजी मुदाखलत के वक्त भी इस्तेमाल किया गया था। ये मिसाइल सिस्टम दुनिया भर में 2015 से लेकर अब तक अपने अस्करी इस्तेमाल के दौरान 150 से जायद बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में ही तबाह कर चुका है। रूस ने अमरीकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने पर पेट्रियट सिस्टम को तरजीहन निशाना बनाने का ऐलान किया है।
रिपोर्ट आपने देखी। अब हम बात करने जा रहे हैं जी इजराइल के नामजद वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू की, जिन्होंने इक़्तिदार में आने के लिए ऐसे सियासतदानों को अहम वजारतें सौंपती हैं जो न सिर्फ नस्ल परस्त हैं बल्कि फ़लस्तीनियों से अपनी नफ़रत और उन्हें जान से मार देने तक की बातें खुले आम कर चुके हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता महीने इंतहाई दाएं बाजू के साथ इत्तेहाद बनाकर नेतन्याहू ने अपने इक़्तिदार में वापसी की राह हमवार की थी। उन पर करप्शन समेत कई इल्ज़ामात हैं और फ़र्द जुर्म से बचने के लिए ये ज़रूरी था कि वो हुकूमत बनाएं। अब नए इत्तेहाद के साथ वो हुकूमत तश्कील देने का ऐलान तो कर ही चुके हैं और यही इत्तेहाद उन्हें कार्रवाई से बचाने के लिए कानून में तब्दीली लाने में मदद कर सकता है। नेतन्याहू के अपने हाथ पहले ही फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हैं। उनके दौरे इक़्तिदार में 4 बार गाज़ा पर बमबारी और फ़ज़ाई ऑपरेशन किए गए। 3500 अफराद, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थीं, शहीद किए गए। लेकिन अब जबकि उनकी काबीना भी ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होगी जिनके दिलों में फ़लस्तीनी आवाम के लिए कोई हमदर्दी नहीं, वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो फ़लस्तीनियों के साथ क्या सलूक होगा, दुनिया को इसके बारे में सोचना चाहिए और इस बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए। इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, वो दिखा रहे हैं आपको। साबिक इस्राएली वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने सियासी इत्तेहाद तश्कील देते हुए नई हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता माह होने वाले इंतखाबात में कामयाबी के बाद नेतन्याहू ने ऑर्थोडॉक्स यहूदी जमातों और इंतहाई दाएं बाजू के ब्लॉक की हिमायत से हुकूमत बनाने का मैंडेट हासिल किया था। हुकूमत तश्कील देने के लिए दिए गए वक्त की मियाद गुज़िश्ता रोज खत्म होनी थी, जिससे कुछ देर कबल साबिक इस्राएली वजीर आज़म ने सदर हर्ज़ोग को टेलीफोन करके हुकूमत बनाने की इत्तला दी। इस्राएली ज़राए अबलाग के मुताबिक नई काबीना के एतमाद का वोट हासिल करने के लिए असम्बली की खुसूसी नशिस्त 2 जनवरी को मुतवक्के है। इन इंतखाबी नताइज से इसराइल में सियासी बहरान खत्म करने में तो मदद मिल सकती है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 4 साल में 5 बार इंतखाबात हुए हैं। लेकिन नई इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों के लिए पहले से भी ज़्यादा जालिम हो सकती है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिन्यामिन नेतन्याहू इसराइल के सबसे ज्यादा मुद्दत तक ओहदे पर रहने वाले वजीर आजम हैं। इस दौरान उन्होंने फ़लस्तीनियों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े। नेतन्याहू के दौरे इक़्तिदार में मजमूई तौर पर मगरबी किनारे में 3500 से जायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, जिसमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इन पर करप्शन के भी कई इल्ज़ामात हैं जो कि इनकी हुकूमत के खात्मे का बाइस बने थे। वो खुद तो तनाज़ात से भरे शख्स हैं ही, लेकिन अब इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने इसराइली सियासत की कुछ इंतहाई मुतनाज़ शख्सियात के साथ मुआहदे किए हैं। ये सियासतदान अपने नस्ल परस्ताना और मजहबी इंतहा पसंदाना ख्यालात के लिए मशहूर हैं। इनमें से एक एतामिर बिन गोयर नस्ल परस्ती पर उकसाने और दहशतगर्द तंजीम की हिमायत करने के जुर्म में सजा याफ्ता रह चुके हैं। इन्हें सिक्योरिटी उमूर का वजीर मुकर्रर किया गया है, जबकि बेजिल स्मोट्रिच को वजीर खजाना बनाया गया है, जो कि खुलेआम ये कहते आ रहे हैं कि इसराइल को मकबूजा इलाके का इल्हाक करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही खबरदार कर चुकी है कि रवां साल फ़लस्तीनियों के लिए इंतहाई मुल्क रहा है। अब ऐसी हुकूमत के आने से तशद्दुद मजीद बढ़ सकता है। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रवां साल के आगाज से अब तक इसराइली फोर्सेस मगरबी किनारे से ताल्लुक रखने वाले 150 से ज्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। बरतानवी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 2015 के बाद मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के लिए सबसे मुहलिक साल साबित हो रहा है। इसराइल ने 1967 से यरूशलेम और मगरबी किनारे समेत दीगर मकबूजा इलाकों पर कब्जा कर रखा है और हालिया चंद माह से मगरबी किनारे के शुमाली इलाकों नाब्लस और जेनिन में शदीद झड़पें हो रही हैं। तकरीबन 1.25 लाख यहूदी आबादकार इस वक्त मगरबी किनारे में ऐसी बस्तियों में रहते हैं जिन्हें ज्यादातर बैनुल-अक़वामी बरादरी गैर कानूनी समझती है और इनके साथ तकरीबन 28 लाख फ़लस्तीनी भी यहाँ बसते हैं। इसराइल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ करता आया है, लेकिन ताकतवर ममालिक अपने मफादात की खातिर न सिर्फ इसे नज़रअंदाज करते हैं बल्कि फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम में अरबों डॉलर के हथियार फराहम करके इस जुल्म में हिस्सेदार हैं। तरक्की पजीर ममालिक में तो दवाओं की कमी की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन अब यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी में भी अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है और इसकी वजह एक तो ये बताई जा रही है कि वायरसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और दीगर बीमारियों में भी इजाफा देखने में आ रहा है, तो वहीं सप्लाई चेन के मसाइल भी इसकी बड़ी वजह करार दिए जा रहे हैं।
बच्चों की दवाओं से लेकर एंटीबायोटिक और मुख्तलिफ वायरसेस और कैंसर तक की दवाओं की किल्लत यहाँ मार्केट में देखने में आ रही है। जर्मन के जो वज़ीर सेहत हैं उन्होंने दवाओं की कमी को दूर करने, फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से इक़दाम का ऐलान किया है, लेकिन तिब्बी माहिरीन की जानिब से ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि कई महीनों तक इस मामले में बेहतरी नहीं आ सकती है। रवां साल जुलाई में जर्मनी से खबर सामने आई थी कि 260 दवाएं ऐसी हैं जो मार्केट में नहीं मिल पा रही हैं और नवंबर के आखिर तक ये तादाद 299 तक पहुंच गई है। क्या हुकाम ने देर कर दी है जल्दी इक़दाम उठाकर मामले को सुधारने में, या फिर दवाओं की किल्लत खुद पैदा हो की गई है ताकि फार्मास्यूटिकल की सनत को फ़ायदा पहुँचाया जा सके? ये सारा मामला क्या है, इस पर आज हमारे पास एक ख़ास रिपोर्ट है, आपसे शेयर कर रहे हैं। जर्मनी में दवाओं की किल्लत की वजह से सेहत का बहरान पैदा होने के खदशात बढ़ गए। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम सरमा में कोरोना वबा, इन्फ्लुएंजा, RSV इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों में इजाफे की वजह से जर्मनी की सेहत की देखभाल के निजाम पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा है, जबकि सूरत हाल से सबसे ज्यादा मुतासिर बच्चे हुए हैं। बर्लिन के चैरिटी अस्पताल के बहुत से डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले को बच्चों के वार्ड्स में मुंतकिल किया गया है ताकि इन्फेक्शन के बढ़ते हुए केसेस का मुकाबला किया जा सके, जबकि जो दवाएं इस वक्त दस्तयाब नहीं है उनमें बच्चों के लिए आइब्रोफेन और पैरासिटामोल सिरप से लेकर कैंसर की दवाएं भी शामिल हैं। जर्मन मीडिया के मुताबिक सप्लाई के मसाइल का असर खासतौर पर फैमिली मेडिकल प्रैक्टिस पर पड़ेगा। जर्मनी में काम करने वाली तिब्बी माहिर का कहना है कि अद्वियात की किल्लत के सबब फैमिली की सतह पर दवाओं का जो चलन है उनके लिए मुतबादिल अद्वियात की तलाश में बहुत ज्यादा वक्त सर्फ करना पड़ेगा ताकि जिन दवाओं की सप्लाई कम है उसकी जगह कोई दूसरी दवा इस्तेमाल की जा सके। लेकिन बाज़ मामलात में बीमार मरीजों के लिए कोई मुतबादिल भी मुयस्सर नहीं होता है, जो कि इंसानी जान के लिए खतरा हो सकता है। सेहत के बहरान की शिद्दत के सबब अद्वियात की फराहमी में कमी को ख़त्म करना एक हंगामी मसला बन गया है। जर्मन वज़ीर सेहत ने अद्वियात की किल्लत को कम करने और फराहमी में इजाफे के लिए नए इक़दाम का ऐलान किया है, लेकिन तिब्बी माहिरीन को इस बात का खदशा है कि ये मसाइल और रुकावटें जल्दी खत्म होने वाली नहीं हैं। इस कमी को पूरा होने में कई माह लग सकते हैं। जर्मन वज़ीर सेहत ने रवा हफ्ते के अवाइल में सप्लाई की रुकावटों को कम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान भी किया था, जिसमें अद्वियात की कीमत की हदूद को खत्म करना और हेल्थ इंश्योरेंस फर्मों को दवाओं के लिए ज्यादा पैसे लेने की इजाजत देना भी शामिल है। लेकिन हुकूमती पॉलिसियों को अद्वियात फराहम करने वाली कंपनियों को फायदा पहुँचाने और कीमतें बढ़ाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। रवां साल जुलाई के दौरान जर्मनी में 260 दवाओं की किल्लत की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद से मुसलसल इस तादाद में इजाफा होता जा रहा है और अब इस सूरत हाल ने बाकायदा बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली है। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मंडे को मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।